हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए सीडीबी के क्लास लेके आई हूँ। आज के इस टॉपिक में हम अधिगम वक्र के बारे में पढ़ें। अगर अभी तक आपने इसका पहले का वीडियो जिसमें मैंने आपको अधिगम का अवप्रेरणा का स्थान इन सब के अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ाया था, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वो सारे वीडियो देख लीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल में आने वाले सारे वीडियो का आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। जिससे क्या होगा कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक भी पैसा खर्च के घर बैठे आप अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अधिगम वक्र के बारे में। अब अधिगम वक्र पढ़ने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको पता हो जाए अधिगम क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि अधिगम का सरल शब्दों में तात्पर्य क्या होता है। अधिगम का सरल शब्दों में तात्पर्य होता है सीखना। जैसे अधिगम क्या होती है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा अधिगम और विकास में क्या होता है, एक सकारात्मक संबंध होता है, क्योंकि मनुष्य का जब जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है तो विकास कैसे होता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, वही सब क्या होता है, आपका विकास होता है। तो उन्होंने कहा अधिगम और की प्रक्रिया क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो आप अधिगम समझ गए कि अधिगम का तात्पर्य क्या होता है, कुछ भी सीखना। अब अधिगम वक्र का है, क्योंकि जब सीखने की मात्रा तथा प्रयास प्रयास क्या होता है, जब हम सीखने के लिए प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, उसके मध्य संबंध को चित्रांकित करेंगे तो जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। उन्होंने कहा जब हम कोई चीज़ नई चीज़ सीखना प्रारंभ करते हैं और सीखने में जितना में प्रयास करते हैं और उसी निश्चित समय में जितना प्रयास करते हैं और जितना सीख लेते हैं उन सब के अगर आप संबंध दर्शाने के लिए एक रेखा बनाएंगे चित्रांकित करने को, तो कह रहा वही जो रेखा प्राप्त होगी आपकी क्या होगी, अधिगम वक्र होगी। जैसे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे क्या हो रहा है, ये आपके एक निश्चित समय है और यहाँ पे अधिगम प्रारंभ किया। जैसे इस पॉइंट पे आपको कोई नई स्किल सीखना, नई एक्टिविटी सीखना प्रारंभ किया। मान लीजिए आपने टाइपिंग सीखा, तो टाइपिंग जब आप सीखना के लिए उस एक्सपर्ट के पास जाएंगे तब आपके पास क्या होगा, शून्य होगा ज्ञान। लेकिन जब आप उससे सीखेंगे तो क्या होगा, आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। धीरे धीरे आपकी वृद्धि हो रही है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आपकी वृद्धि में कमी हो जाए। मान लीजिए आपकी बीमार हो गए तो आप सीख नहीं पा रहे, जो सीखा है वो भी भूलते जा रहे। फिर एक ऐसी स्थिति है कि आपको फिर उसमें वृद्धि होगी, फिर आपकी कमी हो सकती है, फिर वृद्धि होगी, ऐसे आपका ग्राफ बनता चला जाएगा ना। इसी तरह से जो ग्राफ बनता है उसे आप क्या बोलते हो, अधिगम वक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। अब इन्होंने कहा अधिगम वक्र में किसका ज्ञान होता है, तो अधिगम वक्र से क्या होता है, अधिगम की प्रगति का ज्ञान होता है। जैसे आपने अभी इस वक्र से क्या देखा, अधिगम की प्रगति का। अगर मान लीजिए किसी का वक्र ऐसा गया तो क्या होता है, सरल रेखीय वक्र हो गया। जैसे अभी आप अधिगम वक्र के बारे में पढ़ेंगे। सरल रेखीय वक्र क्या होता है कि उसमें अधिगम की वृद्धि जो हो रही है एक निश्चित समय पर बराबर होती जा रही है, ना घट रही है ना बढ़ रही। जैसे ये देखिए, ये क्या हो रहा है, निरंतर बराबर रूप से उसकी क्या हो रही, वृद्धि होती जा रही है। तो अधिगम वक्र से क्या होता है, अधिगम की प्रगति का ज्ञान होता है कि अधिगम का मतलब क्या होता है, हमने कितना सीखा, कहाँ सीखा, कम सीखा कि ज़्यादा सीखा, इस सब का ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है, अधिगम वक्र के द्वारा। अब चलिए गिट्स व अन्य अधिगम वक्र की एक परिभाषा दी है। गिट्स व अन्य के अनुसार कहा कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा अधिगम की मात्रा को ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा सीखने का वक्र का तात्पर्य क्या हुआ, अधिगम वक्र। उन्होंने कहा अधिगम वक्र के द्वारा हम क्या करते हैं, अभ्यास द्वारा अधिगम की प्रगति की मात्रा को, कि हम जब किसी भी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं तभी तो उसे सीखते हैं। तो गेट्स के महोदय ने कहा कि जो हम अधिगम वक्र होते हैं, अभ्यास द्वारा अधिगम की प्रगति मात्रा, कि हमने अभ्यास द्वारा अधिगम को कितना सीखा, इसकी प्रगति मात्रा को किसके द्वारा दर्शाते हैं, ग्राफ के रूप में, और इसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। तो आप अधिगम वक्र को समझ गए होंगे कि सीखने की मात्रा तथा प्रयास के मध्य जो संबंध होते हैं उसको रेखांकित या चित्रांकित करने पर जो ग्राफ या जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र आपके कितने प्रकार का होता है, तो अधिगम वक्र आपके कितने मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, सरल रेखीय वक्र। दूसरा आपका उन्तोदर वक्र होता है। तीसरा क्या होता है आपका नतोदर वक्र। चौथा आपके क्या होता है, मिश्रित वक्र। तो चलिए हम एक एक वक्र के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सरल रेखीय वक्र के बारे में। तो सरल रेखीय वक्र क्या होता है, जब प्रयास तथा समय के साथ अधिगम के वृद्धि में समान वृद्धि हो, इसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय वक्र कहते हैं। उनका जब क्या हो, प्रयास तथा समय के साथ अधिगम की मात्रा जो होगी उसमें समान वृद्धि हो, सिर्फ वृद्धि होनी और वृद्धि भी कैसे होनी, समान रूप से वृद्धि होती रहो, तो इसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय वक्र। जैसे ये होता है, ये आपका क्या है, सरल रेखीय वक्र होता है। इसमें क्या हो रहा है, अधिगम की मात्रा, अधिगम की जो रेखा है ये निरंतर ऊपर जा रही है, अधिगम की रेखा,
और कैसे जा रही है, एक समान रूप से जा रही है, क्योंकि इसमें वृद्धि क्या हो रही है, एक समान रूप से वृद्धि हो रही है। जैसे आप ग्राफ पेपर में दर्शाते हो तो क्या होता है, ऐसे समान रूप से वृद्धि हो रही है। तो इससे क्या बोलेंगे आप, इससे कहेंगे अधिगम का सरल रेखीय वक्र कहेंगे। इसके अलावा अधिगम के सरल रेखीय वक्र को एक और नाम से जानते हैं, तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि समान उपलब्धि वक्र किसको कहते हैं, तो किसको, अधिगम के सरल रेखीय वक्र को ही क्या बोलते हैं, समान उपलब्धि वक्र या निष्पादन वक्र के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखना है कि समान उपलब्धि वक्र या निष्पादन वक्र किसको कहते हैं, तो सरल रेखीय वक्र को कहते हैं। और सरल रेखीय वक्र में क्या होता है, अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती रहती है। तो जब अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि हो तो इस प्रकार के वक्र को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के वक्र को हम सरल रेखीय वक्र कहते हैं। अब चलिए हम अगला वक्र पढ़ते हैं, उन्तोदर वक्र। कौन सा वक्र, उन्तोदर वक्र। अब उन्तोदर वक्र में क्या होता है कि जब पहले आप प्रयास करते हैं तो अधिगम की मात्रा तीव्र गति से बढ़ती है, लेकिन क्या होता है इसके पश्चात अधिगम की मात्रा घटने लगती है। तो इस प्रकार के वक्र क्या कहते हैं, उन्तोदर वक्र कहते हैं। कौन सा वक्र कहते हैं, उन्तोदर वक्र। उन्तोदर वक्र में क्या होता है, पहले आपकी मात्रा तो बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन उसके पश्चात क्या होने लगता है, घटने लगती है। तो इस प्रकार के वक्र क्या कहते हैं, उन्तोदर वक्र कहते हैं। जैसे आपका ये वक्र है, ये आपका वक्र कौन सा, उन्तोदर वक्र। ये देखिए पहले तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन एक समय पश्चात आके क्या होने, घटने लगती है। जैसे क्या होता है, कोई काम हम स्टार्ट करते हैं, कोई स्किल पहले तो बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन उसके पश्चात क्या होता है, धीरे धीरे हमारी मंद पड़ने लगती है। ये क्या होता है, उन्तोदर वक्र होता है कि पहले आपने बहुत तीव्र गति से मात्रा बढ़ी, इसके पश्चात क्या होता है, अधिगम की मात्रा घटने लगती है। इससे क्या कहते हैं, उन्तोदर वक्र। जैसे इस टाइम पे जैसे आपका क्या हुआ था, सीटेट का नोटिफिकेशन आया था, तो हाँ बच्चों ने क्या किया, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अब लेकिन जब ये लॉकडाउन का टाइम है तो कई बच्चों की क्या हो गई, प्रिपरेशन मतलब अच्छे से कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो इस टाइम पे क्या हो गया, उनका उन्तोदर वक्र हो गया। लेकिन हमें अपने स्टडी में हमेशा क्या करना है, सरल रेखीय वक्र को रखना है। सरल रेखीय क्या होता है कि अधिगम की मात्रा बढ़ती ही रहनी चाहिए, भले धीमे धीमे बढ़े, लेकिन क्या होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। इसी तरह से उन्तोदर वक्र क्या होता है कि अधिगम की मात्रा पहले तो तीव्र गति से बढ़ गई, फिर अचानक धीरे धीरे मात्रा घटने लगती है। तो इस प्रकार के वक्र क्या कहते हैं, उन्तोदर वक्र कहते हैं। उन्तोदर वक्र को कुछ और नाम से भी जानते हैं, इसे हास वक्र या ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऋणात्मक वक्र क्या होता है। ऋणात्मक वक्र में क्या होता है, अधिगम की मात्रा पहले तो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, उसके पश्चात क्या होता है, घटने लगती है। इसे हास वक्र भी कहते हैं। हास का तात्पर्य क्या होता है, कमी। पहले आपका बहुत तेजी से बढ़ गई, लेकिन बाद में अगर कमी आई तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट तो लॉस में चला गया। तो इसमें इसलिए इसको क्या कहते हैं, हास वक्र भी कहते हैं। अब चलिए हम अगला वक्र पढ़ लेते हैं, नतोदर वक्र। नतोदर वक्र क्या होता है, जब सीखने की गति प्रथम प्रयास में मंद है, लेकिन बाद के प्रयास में तीव्र हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नतोदर वक्र कहते हैं। उन्होंने कहा जब सीखने की गति पहले तो आपकी बहुत धीमे धीमे है, लेकिन बाद में आपकी क्या हो जाए, तीव्र हो जाए। तो इस प्रकार के वक्र क्या बोलेंगे, इस प्रकार के वक्र को क्या कहते हैं, नवतोदर वक्र। अगर कभी पूछते हैं जब अधिगम की गति प्रथम प्रयास में मंद हो, पहले जो हो इसके मंद हो, लेकिन क्या होगा, इसके पश्चात प्रयास में तीव्र हो जाए, तो इस प्रकार के वक्र को क्या कहते हैं, नतोदर वक्र कहते हैं। जिससे क्या होता है कि जैसे कोई काम आपने शुरू किया, तो हो सकता है नया काम है तो उसको सीखने में पहले आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब उसको आप रेगुलर वे पे करते रहेंगे ना तो आप अच्छे से सीख भी जाएंगे और आपकी वृद्धि होगी। इस प्रकार जो वक्र प्राप्त होगा, कौन सा वक्र होगा, नतोदर वक्र होगा। जैसे आपने जब पहले सीटेट एग्जाम की तैयारी शुरू की होगी, एकदम एकदम नए से, आपको पूरा सिलेबस सही से नहीं पता होगा, तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे प्रगति होगी। लेकिन जब आप धीरे धीरे हार्डवर्क करते रहे, डेली डेली वे पे वीडियो देखते रहे, नोट्स बनाते रहे, पीडीएफ फॉर्म से पढ़ते रहे, बुक्स पढ़ते रहे, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपकी वृद्धि तेजी से हो रही। तो इस प्रकार के वक्र क्या बोलेंगे, नतोदर वक्र कहते हैं। नतोदर वक्र को एक और वक्र के नाम से जानते हैं, इसे धनात्मक वक्र भी कहते हैं। अब इसे धनात्मक वक्र क्यों कहते हैं, जब आपने कोई नया काम शुरू किया तो हो सकता है पहले धीमे धीमे वृद्धि हो या थोड़ी सी कमी भी होगी, लेकिन जब आप बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी वृद्धि बहुत अच्छी होगी। तब आपको क्या होगा, रिजल्ट जो मिलेगा पॉजिटिव में मिलेगा। जैसे जब आपने सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, हो सकता है थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आएगी, कई बार देखना होगा कि मैं पढ़ें कहाँ से, नोट्स कहाँ से मिले, किसका वीडियो देखें, ऐसे नोट्स हमें किससे मिलेंगे, कौन सी बुक पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों में कई बार क्या होगा, आपकी पढ़ाई भी रुक गई होगी। उस दिन क्या होगा, आपके अधिगम वक्र में जो होगा कमी आ गई, अधिगम की मात्रा। लेकिन जब आप धीरे धीरे डेली डेली पढ़ते रहे, वीडियो देखते रहे, नोट्स बनाते रहे, इसको पीडीएफ से पढ़ते रहे, तब आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब आपकी उसमें वृद्धि होती जा रही लगातार। और ये वृद्धि अगर आप लगातार करते रहेंगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे।
तो ये आपका क्या होगा, आपके लिए पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इस वक्र को क्या कहते हैं, धनात्मक वक्र भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम अगला वक्र पढ़ लेते हैं। अगला वक्र क्या होता है, मिश्रित वक्र होता है। अब मिश्रित वक्र में क्या होता है, जब अधिगम की मात्रा कभी तीव्र कभी मंद पड़ जाती है, तो इस प्रकार के वक्र क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र कहते हैं। उन्होंने कहा कभी कभी क्या होता है कि हमारी मात्रा बहुत तेज हो गई अधिगम की, कभी कभी क्या होती है धीमी हो जाती है, तो इस प्रकार को वक्र क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र कहते हैं। जैसे हमने कभी कोई काम स्टार्ट किया, तो अगर हम रेगुलरिटी नहीं होती, तो कभी क्या होता है हमने बहुत ज़्यादा इतना काम कर लिया, और कभी हमने क्या किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, तो हमारा पठार बन गया अधिगम को। फिर कभी क्या, बिल्कुल थोड़ा बहुत किया तो नीचे आ गया, फिर ऊपर उठ गया। तो इस तरह का वक्र जो प्राप्त होता है वो आपके क्या होते हैं, मिश्रित वक्र होता है। मिश्रित वक्र आपका क्या होता है, उन्तोदर वक्र तथा नतोदर वक्र, इन दोनों का मिश्रित रूप होता है, या कह सकते हैं उन्तोदर वक्र व नतोदर वक्र के योग को क्या कह सकते हैं, आप मिश्रित वक्र कह सकते हैं। इसे यश वक्र भी कहते हैं। इसको कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि किस वक्र को यश वक्र भी कहते हैं, तो किसको कहते हैं, मिश्रित वक्र को यश वक्र भी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, इसमें आपकी वृद्धि जो होती है ऐसे टाइप की होती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊपर चली जाती है, इसमें क्या रहता है, रेगुलरिटी नहीं रहती, इसलिए इस प्रकार को वक्र क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र रहते हैं। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं अधिगम पठार क्या होता है। उन्होंने कहा जब अधिगम की मात्रा ना धीमी हो ना तेज हो, इस स्थिति को क्या कहते हैं, अधिगम पठार। मतलब कुछ समय के लिए आपका क्या हो जाए, अधिगम रुक जाए, ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे आ रहे हैं। मतलब जैसे भी आपने पढ़ा, कभी क्या करो था अधिगम की, जब वक्र में पढ़ा कि कभी आपकी वृद्धि हो रही थी और कभी आपका नीचे गिर रहा था, ये क्या होता है, अधिगम में वृद्धि या कमी। लेकिन कभी एक ऐसी स्थिति आ जाए जैसे आप इस पॉइंट पे आके रुक जाएं, इस पॉइंट पे आप ये रुक जाए, आप ना नीचे आ रहे ना ऊपर जा रहे, तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे, अधिगम का पठार बोलेंगे। और अधिगम का पठार आपका क्या बनता है, कुछ समय के लिए बनता है। कुछ समय कभी कभी ऐसा आता है कि ना हम कुछ सीख रहे होते, ना ही हम नीचे आ रहे होते, जिस स्थिति पे उसी स्थिति पे बने रहते, इससे क्या होता है, अधिगम का पठार होता है। अब हम पढ़ते हैं अधिगम का पठार बनने के कारण क्यों है, कि अधिगम का पठार किस कारण बनता है। पहला क्या होता है, रुचि की कमी। जैसे आपने किसी काम को करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे क्या होता है, बहुत बार हम ऐसे काम को शुरू कर देते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, किसी के देखा देखी या किसी और वजह से। तो एक पहले तो आप जोश में करते रहते, कुछ समय पश्चात मोटिवेशन नहीं मिलता या आपको इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप उसी काम में रुक जाते, ना आप नीचे आ रहे होते, उससे ना ऊपर वृद्धि हो पा रही थी, ना आप में कमी हो पा रही थी। तो उस स्थिति में क्या होता है, अधिगम का पठार बन जाता है। ये किस लिए होता है, रुचि की कमी के कारण। अगला क्या होता है, पूर्व अनुभव या ज्ञान का प्रयोग ना कर पाना। कई बार क्या होता है, जब आप पढ़ा रहे होंगे बच्चों को, तो क्या होगा, बच्चों को उसका पूर्व ज्ञान जो होगा उसका पता ही नहीं होगा, और जब वो पूर्व ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाएगा तो उसका नवीन ज्ञान भी नहीं सीख पाएगा। अब जब बालक नवीन ज्ञान नहीं सीख पा रहे, तो क्या हो रहा है, उसका नवीन ज्ञान में जब वृद्धि नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है, वही रुक गया। लेकिन उसने जो पहले का सीखा वो तो उसका खत्म नहीं हो रहा है ना। जैसे आप मान लीजिए 5th क्लास में बच्चा गया, ठीक है, अब 5th क्लास के बच्चे में आप 5th क्लास का जब बच्चा, उसको आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, आप 5th क्लास के बच्चे को मान लीजिए फ्रैक्शन के सवाल, परसेंटेज के सवाल पढ़ा रहे हैं। आप उसको अगर परसेंटेज के सवाल पढ़ा रहे हैं तो उसको फ्रैक्शन तो आती है, लेकिन वो फ्रैक्शन को क्या हो रहा है, परसेंटेज में नहीं चेंज कर पा रहा है। तो यहाँ पे जब वो परसेंटेज में नहीं चेंज कर पा रहा है, तो परसेंटेज में आगे उसकी वृद्धि हो रही, नहीं हो रही। लेकिन जो उसको फ्रैक्शन आती है, ऐसा भी तो नहीं कि फ्रैक्शन भूला जा रहा है, बिल्कुल नहीं भूल रहा, उसको तो आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो रुक गया, उसको ना परसेंटेज सीख पा रहा है, ना पीछे का फ्रैक्शन भूल रहा है। तो ये स्थिति इसकी क्या हो गई, अधिगम का पठार हो गए। अब इसमें आप उसको सहायता दे देंगे, जैसे आप इसका फोल्डिंग दे देंगे, तो ये क्या होगा, वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, यही क्या हो जाएगा, फिर अधिगम का पठार खत्म हो जाएगा और अधिगम में वृद्धि हो जाएगी। जैसे इसका फोल्डिंग शब्द किसने दिया था, आपसे पूछ सकते हैं। तो किसने दिया था, जीन पियाजे। इसका फोल्डिंग शब्द किसने दिया था, इसका फोल्डिंग शब्द दिया था वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, जो आपका टेम्परेरी सपोर्ट होता है। टेम्परेरी सपोर्ट क्या होता है, जब आपको बालक को किसी भी ZDP क्षेत्र में, क्या होता है, ZPD क्षेत्र में जब आप उसको सहायता प्रदान करते हैं, ये आपका क्या होता है, इसका फोल्डिंग होता है। ये मैंने जब आपको वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ाया था तो डिटेल से समझाया था। इसका फोल्डिंग क्या होती है, किसी भी स्थिति में जब बालक काम आते में रुक जाए बीच में थोड़े समय के लिए, कि मतलब उसको समझ में नहीं क्या करे, तो अब उस टाइम पे जब अस्थायी सहायता, टेम्परेरी सपोर्ट जो देते हैं, वही आपकी क्या होती है, इसका फोल्डिंग होती है। तो जब हमेशा अधिगम के पठार बन जाने पे क्या होता है, किसी को उसको क्या प्रदान करना चाहिए, इसका फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, पॉड बनाना। पॉड बनाना आपके जैसे इस पिछली बार का सीटेट एग्जाम में इसका फोल्डिंग के लिए हिंदी में था पॉड बनाना, इसलिए आपको क्या होता है, इनके हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म पता होने चाहिए। अगला क्या होता है, थकान, अस्वस्थता, ध्यान की कमी या बुद्धि लब्धि।
कभी कभी क्या होता है जब बहुत थक जाते तो हम नहीं सीख पा रहे हो, तो उस टाइम पे कोई नया सिखाने का प्रयास करता है, हम नहीं सीखते। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम पुराना भूल जाते हैं, तो ऐसा अधिगम का पठार बन गया। लेकिन किसके कारण बना? थकान के कारण, कि हम बहुत थके हुए हैं, हमारा आगे सीखने का मन नहीं होता। या अस्वस्थता, कई बार क्या होता है हेल्थ इशू होते हैं कि बच्चे को बुखार है, फीवर या कुछ और हेल्थ इशू है, उसके कारण वो आगे नहीं सीख पाता। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है एक टीचर को, कि अगर बच्चे में अधिगम पठार बन रहा है तो किस कारण बन रहा है, तो उसके कारण का निराकरण करना है। जैसे आपने पढ़ा था निदानात्मक और उपचारात्मक। निदान में हम क्या करते हैं? बालक की समस्या का पता लगाते हैं। उपचार में क्या करते हैं? समस्या का समाधान करते हैं। और अगला क्या होता है? ध्यान की कमी। कई बार क्या होता है आप जो सिखा रहे हो उसमें बच्चा अपना ध्यान नहीं दे पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहा, तो उसके कारण वो नहीं सीख पाता। नहीं सीख पाएगा तो क्या होगा? कुछ समय के लिए उसमें क्या होगा? अधिगम का पठार बन जाएगा। और बुद्धि लब्धि, कई बार क्या होता है कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है। कम आईक्यू लेवल के लिए जिस मेथड से आप पढ़ा रहे हो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो इस स्थिति में क्या करना है? आपको दूसरा मेथड चेंज कर देना है, क्योंकि जब बच्चे का आईक्यू तो वही रहेगा, इसलिए आपको दूसरा मेथड चेंज करके उसे सिखा सकते हैं। इस प्रकार से आप अधिगम का पठार का निराकरण भी कर सकते हैं। अगला क्या होता है? अनुचित वातावरण। कई बार क्या होता है जिस वातावरण में शिक्षा कार्य हो रहा है या बच्चे को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो अनुचित वातावरण। अनुचित वातावरण क्या है? उसके लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ नहीं है, अनुकूल सांस्कृतिक परिस्थितियाँ नहीं है। जैसे आप मान लीजिए किसी क्लास में बैठे, वहाँ पे उचित प्रकाश नहीं है, तो क्या आप बच्चे को सिखा पाएंगे? वो सीख ही नहीं पाएगा, और जब सीख नहीं पाएगा तो क्या होगा? अधिगम पठार बन जाएगा। या आपके क्लास का माहौल भेदभावपूर्ण है कि आप किसी विशेष छात्र को ज़्यादा महत्व देते हैं, दूसरे छात्र को कम महत्व देते हैं, तो जिसके क्या होगा? छात्रों के मन में हतोत्साहित की भावना आएगी, वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करना है? एक उचित माहौल भी, वातावरण भी प्रदान करना होता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं अधिगम स्थानांतरण के बारे में। अधिगम स्थानांतरण से भी एक दो पॉइंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं अधिगम स्थानांतरण क्या होते हैं। जब हमारा पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में या तो बाधा उत्पन्न करे या सहायता प्रदान करे, इस प्रकार जो स्थानांतरण होगा वो आपके क्या होता है? अधिगम स्थानांतरण। कई बार क्या होता है हमारा पूर्व ज्ञान क्या करता है? नवीन ज्ञान को सीखने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हमारा पूर्व ज्ञान क्या करता है? नवीन ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसमें भी क्या रहा? हमारा पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में अपनी भूमिका निभा रहा है, भले वो बाधा उत्पन्न कर रहा हो या सहायता प्रदान कर रहा हो। इस प्रकार जो अधिगम का स्थानांतरण होता है, अंतरण होता है, इससे आप क्या बोलते हो? अधिगम का स्थानांतरण बोलते हो। अब चलिए हम पढ़ते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कितने होते हैं। तो अधिगम स्थानांतरण के मुख्य प्रकार है। पहला क्या? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण। इसके पश्चात कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने धनात्मक स्थानांतरण के 3 अन्य प्रकार बनाए। पहला आपका क्षैतिज अंतरण, फिर ऊर्ध्व अंतरण, फिर क्या होता है? द्विपार्श्विक अंतरण बताया। ठीक है, चलिए पहले हम पढ़ते हैं धनात्मक स्थानांतरण के बारे में। इन्होंने धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है? जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायता प्रदान करें तो क्या होता है? धनात्मक स्थानांतरण होता है। अब धनात्मक स्थानांतरण को इस तरह से आप याद सकते हैं, जब आपको कोई पॉजिटिव चीज़ हो तो धनात्मक स्थानांतरण होगा। और पॉजिटिव चीज़ क्या होगी? जब कोई आपकी हेल्प करता है, जब आपको पहले का ज्ञान, पूर्व ज्ञान आपको नवीन ज्ञान सीखने में हेल्प करता है तो आप इजीली सीख सकते हैं, और ये आपके लिए क्या होगा? पॉजिटिव चीज़ होगी। जैसे क्या हो जाए आपने सीटेड एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन करने से पहले कि आपने क्या होगा? बीएड किया होगा, बीटीएससी किया होगा या डीएलएड किया होगा, तब आपने मनोविज्ञान के कुछ बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़े थे, समावेशी शिक्षा, ऐसे बहुत सारे पढ़े थे ना सिलेबस। उन सबका जो ज्ञान आपका था वही ज्ञान तो आपको क्या कर रहा है? बाल मनोविज्ञान या और सब्जेक्ट को सीखने में मदद कर रहा है। तो ये आपका कैसा हो गया? धनात्मक स्थानांतरण हुआ। कैसा हुआ? धनात्मक स्थानांतरण। आप जैसे क्या होता है कि आप मान लीजिए साइकिल चलाना जानते हैं, और साइकिल चलाने से आप क्या करते हैं? बाइक चलाना सीखते हैं। तो कुछ चीज़ें बैलेंसिंग कैसे करनी, ये सब कैसे आपकी मदद करता है ना पहले का ज्ञान। तो ये आपका कैसे होगा? अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण। जब हमारा पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में हमारी मदद करता है तो इस प्रकार का स्थानांतरण कैसे होता है? अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण होता है। ठीक है, अब चलिए अगला पढ़ते हैं अधिगम का ऋणात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होता है? निगेटिव ट्रांसफॉर्मर। निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को क्या बोलेंगे? ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब हमारा पहले का ज्ञान क्या होगा? नवीन ज्ञान को सीखने में कई बार क्या होता है? बाधा उत्पन्न करने लगता है। जब हमारे पहले ज्ञान के कारण हमें नवीन ज्ञान को सीखने में दिक्कत होती है, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक स्थानांतरण बोलते हैं। कौन सा स्थानांतरण बोलते हैं? ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं।
अब चलिए हम अगला हस्तांतरण पढ़ते हैं, शून्य हस्तांतरण। शून्य हस्तांतरण क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में ना बाधा उत्पन्न करे ना सहायता करे, तो इसे क्या कहते हैं, शून्य हस्तांतरण कहते हैं। हमने कहा जब हम कोई नया चीज़ सीखते हैं, जो हमारा पहले का ज्ञान है ना उसमें कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ना ही हमारी सहायता कर रहे हैं, तो इस प्रकार का क्या शून्य हस्तांतरण होता है। जैसे आपको मान लीजिए कुकिंग आती है, अब आप जाके टाइपिंग सीखने बैठे हैं, तो टाइपिंग सीखने के लिए आपका कुकिंग ना आपके लिए बाधा उत्पन्न करेगा ना ही सहायता प्रदान करेगा, तो ये कैसे होगा, शून्य हस्तांतरण हो जाएगा। अब लेकिन आपने कोई दूसरी चीज़ सीखी, जैसे आपने कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर में आप थोड़ा बहुत कीपैड के बारे में, कीबोर्ड के बारे में चलाना सीखा, तो बहुत टाइपिंग नहीं आती थी, लेकिन अब आप टाइपिंग सीखने जाएंगे तो क्या करेगा, कीबोर्ड को जो चलाना आता है तो आपको टाइपिंग सीखने में हेल्प करेगा, तो ये आपका क्या हो जाता है, धनात्मक हस्तांतरण हो जाता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं अगला क्या होता है, क्षैतिज अंतरण। ये भी आपके क्या होता है, धनात्मक हस्तांतरण के भाग है। क्षैतिज अंतरण क्या होता है, जब पूर्व सीखा गया ज्ञान का हस्तांतरण लगभग उसी प्रकार के ज्ञान को सीखने में हो। लेकिन जो हमारा पूर्व ज्ञान है उसको सीखने का प्रयोग उसी प्रकार के लगभग उसी के जैसे जब ज्ञान को सीखने में करते हैं, तो हमारा क्या होता है, क्षैतिज हस्तांतरण होता है। क्षैतिज, जैसे आप बाइक चलाना आता है, अब आपको साइकिल चलाना आता है, तो साइकिल चलाने से आप क्या कर रहे हैं, बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो लगभग उसी के तरह से होता है ना, तो इस प्रकार का हस्तांतरण आपका कैसे होगा, क्षैतिज हस्तांतरण या क्षैतिज अंतरण। और अगला क्या होता है आपका ऊर्ध्वअंतरण। ऊर्ध्वअंतरण क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान का प्रयोग उच्च स्तरीय ज्ञान को सीखने में किया जाता है। हमने कहा जब हम पहले का ज्ञान का प्रयोग क्या करते हैं, उच्च स्तरीय ज्ञान को सीखने में करते हैं। जब पहले का जो पूर्व ज्ञान उसका प्रयोग करके हम बहुत अच्छा मतलब उच्च स्तर उससे अपर लेवल का ज्ञान सीखने का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वअंतरण कहते हैं। और इसके बाद आपके क्या होता है, द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण क्या होता है, जब दाएं भाग से सीखे गए ज्ञान का प्रयोग बाएं भाग में क्या स्थानांतरण कर लें, तो इस प्रकार का क्या होता है, द्विपार्श्विक। यदि दाएं भाग का स्थानांतरण हम बाएं भाग में या बाएं भाग से सीखे गए ज्ञान का दाएं भाग में स्थानांतरण कर लें, तो इसे आप क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण। जैसे आपका क्या, मान लीजिए अपने दाएं हाथ से लिखना आता है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा टाइम है कि आपके उसमें क्या हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो आप उसे बाएं हाथ से लिखने का प्रयास करें, और जब आप दाएं हाथ के स्थान पर बाएं हाथ से लिखने का सीख जाए, तो ये आप क्या होगा, द्विपार्श्विक अंतरण। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कई बच्चे क्या होते हैं लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखते हैं, तो वो उनका क्या होगा, द्विपार्श्विक अंतरण नहीं हो। द्विपार्श्विक अंतरण इस समय होगा कि जब आपका क्या हो, राइट काम से आप राइट हैंड से करते हो जो कोई काम, लेकिन किसी ऐसी परिस्थिति के कारण उसे लेफ्ट हैंड से करना सीख जाए, तो आपका क्या होगा, द्विपार्श्विक अंतरण होगा। चलिए इस तरह से आज हमने अधिगम वक्र, अधिगम हस्तांतरण, जो आपका अधिगम का ही पार्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, उसका अध्ययन कर लिया। इसके अलावा हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस तो चल ही रही हैं। इसके अलावा सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं तथा ईवीएस की पेडागोजी की क्लासेस भी चल रही हैं। हिंदी पेडागोजी की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, मैथ पेडागोजी की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं तथा सीटेट जूनियर लेवल के लिए आपकी साइंस की क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा हिंदी पेडागोजी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चल रहे हैं, ईवीएस पेडागोजी की भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चल रहे हैं, ईवीएस थ्योरी की भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी हमारे चैनल पर इंग्लिश पेडागोजी की, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस स्टार्ट होने हैं। इस तरह से आप इन सारी क्लासों को देखते रहिए। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे टेलीग्राम में क्या होते हैं, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलते हैं। इस तरह से अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।